यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के तहत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात किया। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ओवरी हमारी फीमेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ओवरी के स्ट्रक्चर, उसके अंदर किस तरह से फॉलिक्यूलर सेल बनती हैं, ओवा का किस तरह से रिलीज होता है और ओवरी का क्या स्ट्रक्चर है, और पूरे सिस्टम को हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना था। आज हम लोग उसके रिमेनिंग पोर्शन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक कवर करने का है एम वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ मैमेलरी ग्लैंड्स को कवर करेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और किस तरह से महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, सबसे आउटर मोस्ट जो ये लेयर होती है, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये आप देखते हैं कि ये फैटी टिश्यू का यहाँ डिपोजिशन हो जाता है और इस पे हेयर भी पाए जाते हैं। तो ये फैटी टिश्यू का जो डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसको क्या कहते हैं? फैटी टिश्यू का डिपोजिशन क्या है? मॉन्स प्यूबिस। ये फैटी टिश्यू का डिपोजिशन क्यों हुआ है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। इसके ठीक पीछे ओवरी सिचुएटेड होती है, तो ओवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये फैटी टिश्यू होता है और इस पे जो हेयर देखिए, हेयर जो इस पे पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये बात आप सब पहले समझ गए कि सबसे आउटर मोस्ट जो इसकी मतलब लेयर है वो फैटी टिश्यू की लेयर है और इस पे हेयर पाया जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से हम देखें इस लेयर को, जैसे ही हम ये बाहर की तरफ जाते हैं तो ये थिक लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ भी फैटी टिश्यू का फैट का डिपोजिशन हो जाता है। यह फैट का डिपोजिशन आप देख रहे हैं, ये आउटर जो लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है ये फैटी टिश्यू फैट का यहाँ डिपोजिशन हुआ है। ये मोटी अस्तर होती है। इसको आइए देखते हैं हम। ये जो मोटी अस्तर आप देख रहे हो ये क्या है? इसको हम कहते हैं लैबिया। इसको बोलते हैं लैबिया। लब का मतलब होता है, लब का मतलब ही होता है लिप, होंठ। तो ये देखिए होंठ जैसी संरचना यह दिखाई दे रही है, इसीलिए और चूंकि ये बड़ी सी संरचना है इसीलिए इसका नाम है लैबिया मेजर। इसको हम क्या कहते हैं? लैबिया मेजर। और इसको लैबिया मेजर को देखते हैं तो ये फैटी टिश्यू का डिपोजिशन यहाँ होता है और साथ ही साथ इस पे हेयर भी पाए जाते हैं। तो यह एक मेजर लिप है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक मेजर लिप है, एक होंठ है जिस तरह से देख रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं लैबिया मेजर और ये फैटी टिश्यू का इस पे डिपोजिशन, फैटी टिश्यू इसके अंतर्गत पाए जाते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस पे हेयर भी पाई जाती है। ठीक, अब देखें लैबिया मेजर के नीचे चलते हैं। देखिए ठीक नीचे, जैसे ही इसके लैबिया मेजर के नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक और लेयर हमारी पाई जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं, चूंकि ये छोटी होती है इसके कंपैरिजन, इसको कहते हैं लैबिया माइनोरा। इसको क्या कहते हैं? लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा। चूंकि ये लैबिया माइनोरा इससे छोटी होती है और एक बात ध्यान रखिएगा, इस लैबिया माइनोरा के अंदर कोई भी हेयर नहीं पाया जाता है और ये इसमें फैटी टिश्यू का डिपोजिशन भी नहीं होता है। ठीक, लैबिया माइनोरा समझ गए। अब लैबिया माइनोरा के अंदर देखिए एक स्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्थान, स्पेस
दिखाई दे रहा है। इस लैबिया माइनोरा के अंदर जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पेस दिखाई देता है, इस स्पेस को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये क्या है? वेस्टिब्यूल। और इसी वेस्टिब्यूल नामक स्पेस के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती हैं, कई तरह की ओपनिंग है। आइए अब एक एक को करके हम देखते हैं। अब देखें, जहां पे लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजर यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे एक कनेक्शन एक होता है, एक टिश्यू यहाँ पे पाई जाती है। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजर के नीचे, यानी एक तरह से आप देखें कि कुल मिला के हम अगर देखना चाहें तो लैबिया माइनोरा, ये लैबिया माइनोरा के अंदर एक ऐसी टिश्यू पाई जाती है। यहाँ देखें, जिस तरह से हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर देखा था कि उसका जब सेक्शन काटा था तो दो तरह के टिश्यू ऊपर की तरफ पाए गए और एक टिश्यू जो है नीचे की तरफ पाया गया था, जिसको हम लोगों ने कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पेंजियोसा कहा था। उसके अंदर हमने देखा था कि सेक्सुअल एराइजल के समय ब्लड फुलफिल हो जाता है, जिससे पेनिस के अंदर इरेक्शन आ जाता है और सेमिनेशन में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से कार्पोरा स्पेंजियोसा और कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर ब्लड फुलफिल हुआ था और एक्साइटमेंट के रूप में, वो इरेक्शन के रूप में काम किया था, ठीक इसी तरह से इसके अंदर एक छोटी सी संरचना आप देख रहे हैं, ये पाई जा रही है, जो माइनोरा के इंड पोर्शन पे पाई जा रही है। इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लाइटोरिस है और ये कार्पोरा कैवर्नोसा से रिलेटेड है, इसके अंदर पाई जाती है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ वो था, पेनिस में एक्साइटमेंट का काम कर रहा था, उसी तरह से यह होमोलागस टू पेनिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलागस टू पेनिस, यानी यह किसके होमोलागस है भाई? पेनिस। होमोलागस का मतलब आप समझते हैं कि ऐसे अंग जिनकी ओरिजिन समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू जो है मैन्युफैक्चर बनाते हैं इस पेनिस को भी और क्लाइटोरिस को भी। इसीलिए आप देखेंगे कि इसको भग्न सीसन भी कहा जाता है, तो यह भी सीसन भी कहलाता है। तो भग्न सीसन है, ये सीसन है, तो एक दूसरे की ये क्या है? समजात है, समवृत्त नहीं, ध्यान दीजिएगा, समजात है, मतलब स्ट्रक्चरली सेम है, बस फंक्शनली अलग अलग है, क्योंकि पेनिस का फंक्शन अलग है और क्लाइटोरिस का चूंकि फीमेल जेनिटलिया है इसलिए उसका फंक्शन अलग होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें दे सकता है, एनालॉगस भी पूछ सकता है कि क्लाइटोरिस इज द एनालॉगस टू पेनिस, एनालॉगस टू या होमोलागस टू, नन ऑफ दिस या बोथ ऑफ देम, तो इस तरह के करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है क्लाइटोरिस जो है ये होमोलागस टू पेनिस होता है। ये कार्पोरा कैवर्नोसा से बनी होती है और ये सेक्सुअली एक्साइटमेंट के दौरान जो है इसके अंदर से सिक्रीशन होते हैं जो सेक्सुअली एक्साइटमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो ये बात आप समझ गए, ये हमारा हो गया क्लाइटोरिस। ठीक, क्लाइटोरिस भी समझ गए। अब हम इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखेंगे कि ये फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू लेयर। यहाँ आप देखें कि एक तरह से यहाँ दो लेयर जाकर के फ्यूज कर रही हैं, कार्पोरा ये लैबिया माइनर और लैबिया माइनोरा। तो इसके अंदर एक तरह से फ्यूज होकर के यहाँ पे फ्यूजन पे ही ये पाई जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सेक्सुअली एक्साइटमेंट के रूप में प्रयोग करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये कवर्ड बाई स्किन, जिसको हम प्रीपस के नाम से जानते हैं, ये एक स्किन के माध्यम से कवर्ड होती है। तो ये रहा हमारा क्लाइटोरिस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी बातें ये लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजर को थोड़ा सा इसी होमोलॉगी को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम लैबिया मेजर को अगर आप देखें
तो ये जो है जैसे आउटर मोस्ट लेयर, हम आउटर चीज़ क्या थी, टेस्टिस का स्क्रोटम में स्थित था। तो आप देखेंगे कि यह लैबिया जो है मेजर होमोलागस टू होती है स्क्रोटम के, याद रखिएगा। और इसी तरह से लाइबिया माइनर की अगर हम बात करें, ये जो अंदर वाली है, तो आप देख रहे हैं कि स्पॉन्जी जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो स्पॉन्जी होती है, या पेनिस के ये होमोलागस होगी। अब हम देखते हैं इस वेस्टिब्यूल को भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये होमोलागस टू मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस हम कह सकते हैं कि यूरेथ्रा ऑफ मेल्स, किसको हम कह सकते हैं कि यूरेथ्रा ऑफ मेल की ये होमोलागस होती है। अब हम चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, ये स्पेस। अब वेस्टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, आइए इसको देखते हैं। अब इस वेस्टिब्यूल के ऊपर सबसे पहले एंटीरियर, ये वाला पोर्शन जा रहा है कि एंटीरियर है, इस एंटीरियर पोर्शन पे जब हम जाते हैं तो एंटीरियर में एक ओपनिंग यहाँ पे दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिस के नाम से इसको जानते हैं। ये ऊपर की तरफ पाई जाती है, और आप जानते हैं कि यह ऐसी ओपनिंग है जहां से यूरिन का एग्जिशन होता है। बड़ी मार्के की बात है, हमने देखा था कि जो मेल का पेनिस था वही उसी के अंदर सीमेन और यूरिन दोनों पास हो रहे थे, इसीलिए इसको हमने यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फीमेल के केस में यूरिन को पास आउट होने के लिए अलग ओपनिंग है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यानी उसके लिए एक अलग ओपनिंग है, यानी दो तरह की ओपनिंग यहाँ पाई जाती हैं। तो ये सबसे ऊपर की ओर जो ओपनिंग पाई जाती है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग। ये आप देखेंगे कि यूरेथ्रल ओपनिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, चलते हैं पोस्टीरियर साइड में। जब जाते हैं तो एक दूसरी ओपनिंग होती है जहां यहीं से चाइल्ड का बर्थ होना होता है। तो ये हमारी जो है इस एक और ओपनिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को कहते हैं वाइजाइनल ओपनिंग या वैजिनल ओपनिंग या वैजिनल ओरिफिस के नाम से इसको जानते हैं। इंटीरियर पोर्शन पे हम देख रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिससे यूरिन का पास आउट होना है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यहाँ पे हम या चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैजिनल ओपनिंग पाई जा रही है या वैजिनल ओरिफिस पाई जा रही है। तो वैजिनल ओरिफिस इसको कह सकते हैं, या यहाँ पे देख रहे हैं या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। तो ये रहा हमारे दो तरह के ओपनिंग के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सारी चीज़ें देखा। अब हम चलते हैं ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। लगे हाथों यहीं पर हम लोग ग्लैंड्स को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। ग्लैंड्स, तो आप देखें इसके अंदर ग्लैंड्स जो पाई जा रही हैं, ग्लैंड्स के बारे में जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि मेल सेक्स ऑर्गन में 3 तरह की ग्लैंड्स पाई गई थी। सेमाइनल वेसाइकल पाई गई थी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई गई थी, और हम लोगों ने बल्बो यूरेथ्रा या कॉपर्स ग्लैंड्स को देखा था। ठीक इसी तरह से इसके अंदर भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ देखें जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहाँ पे 2 ग्लैंड इसके इर्द गिर्द सिचुएटेड होती हैं। एक पेयर मतलब ग्लैंड यहाँ पे स्थित होती है, एक पेयर, एक जोड़ी में यहाँ पे ग्लैंड इसके चारों तरफ होती है। इसको हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसको हम कहते हैं
पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्यों भाई? क्योंकि यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जा रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब देखेंगे इसके ऊपर भी एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम स्किन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, स्किन ग्लैंड्स। अब देखिए ये जिस तरह से हम लोगों ने वहां पे देखा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट कर रही थी, ठीक उसी तरह से ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो है होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड के होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जिस तरह से वो सिक्रीट कर रही थी मतलब सिक्रीशन निकल रहा था, उसी तरह से यहाँ से भी सिक्रीशन होता है जिससे इसको लुब्रिकेशन में मदद मिलती है। तो ये हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक, ये भी समझ गए। तो एक पेयर में यह पाई जाती है, यानी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से इसको जानते हैं। तो एंटीरियर पोर्शन पे ये लैबिया माइनोरा के अंतर्गत सिचुएटेड होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये वाइजाइनल ओपनिंग जो हम देख रहे हैं, एक बात और यहीं आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है इसके बाहर जो है, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। ये परपोरस लेयर होती है, इसको हम हाइमेन कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये परपोलेटेड लेयर पाई जाती है, इसको वर्जिनिटी से जोड़ा जाता है कि जिस स्त्री का ये मतलब हाइमेन मतलब रीमेन है बिफोर मैरिज, और तो उसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स इसका नहीं हुआ है, यानी चरित्रहीन नहीं है, इसके अंदर ये पाकदामन है, ऐसा मानते हैं। और जिसका ये हाइमेन लेयर जो है हट जाती है, उसको कहते हैं कि नहीं ये कैरेक्टरलेस है। तो इस तरह की बातें भी पुरुष अक्सर करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि ये वर्जिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये खेल कूद या साइकिल ड्राइविंग या अन्य चीज़ों से भी ये जो है हाई लेयर टूट सकती है। कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये नहीं टूटती है, और कई बार जनरली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स या इसके खेल कूद की वजह से टूट जाती है। तो इसको वर्जिनिटी का टेस्ट मानना ये गलत बात है। तो हाइमेन जो है इसके ऊपर पाई जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं ग्लैंड्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसी ये वेस्टिब्यूल की बात हमने की, और जब जो वेजाइनल ओरिफिस है, यानी वेजाइनल जो ओपनिंग है, इसके किनारे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे किनारे की तरफ दो चीज़ें यहाँ पे स्थित होती हैं, जिसको हम बर्थोलीन ग्लैंड्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बर्थोलीन ग्लैंड्स जो है सिक्रीट करती हैं। ये भी जो है अगर आप देखेंगे तो होमोलॉगस टू बल्बो यूरेथ्रा, यानी कॉपर्स ग्लैंड्स की होमोलॉगस होती हैं ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ है हमारी बर्थोलीन ग्लैंड्स, यानी ये सिक्रीशन होता है जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद मिलती है, और जो स्पर्म होते हैं वो प्रवाहित आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बात, ये हमने देख लिया कि ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बाहर एक एक्सटर्नल ये एनस, हालांकि इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है, लेकिन एक एनल पोर पाई जाती है जिसको हम एनस कहते हैं। तो एनल ओपनिंग भी होती है, जो हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एक्सट्रीटिव मटेरियल इसके अंतर्गत से फीकल मैटर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस ओपनिंग और इसके बीच में एक मतलब जो जगह है ये पाई जाती है, इसको हम कहते हैं पेरिनियम स्पेस, ये भी याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब आइए हम लोग मैमेरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं मैमेरी ग्लैंड के बारे में। मैमेरी ग्लैंड क्या है? हम जानते हैं कि जो मेल है, जो भी मैमेलियन, इसीलिए तो नाम रखा गया है कि जो भी मैमेल है उनके अंदर मैमेलरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ये अलग अलग जंतुओं में पाई जाती है, जिसमें दुग्ध का उत्पादन होता है उसके यंग वन के फीडिंग के लिए। अब देखेंगे कि जो मेल होता है, मेल के केस में ये मैमेलरी ग्लैंड जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन फीमेल के केस में यह पबर्टी ऑब्टेन करने के बाद जो है एक्टिव हो जाते हैं,
और इसको हम ब्रेस्ट कहते हैं। अब आप देखेंगे कि यह जो ह्यूमन के केस में है, यह ब्रेस्ट जो है हमारे मतलब थोरेसिक रीजन में स्थित है। लेकिन बहुत से ऐसे भी जंतु हैं जिसमें आप देखेंगे कि थोरेसिक रीजन में ना हो करके वो पेल्विक रीजन में है। जैसे गाय को देखिए, भैंस को देखिए, पेल्विक रीजन में है। और कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो थोरेसिक और पेल्विक बोथ रीजन में पाए जाते हैं। जैसे रैट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आइए इसको देखते हैं कि जिस तरह से हमने देखा था कि हमारा टेस्टिस था, उसी से मिलता जुलता ये है। टेस्टिस में हमने क्या देखा था कि जो टेस्टिस की दूसरी जो लेयर थी, ट्यूनिका एल्बिजिनिया, वो क्या हुई थी, इन्वेजिनेट करके हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया था। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर फिर से छोटे छोटे खंड पाए गए थे जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहे थे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने देखा था कि स्पर्म का निर्माण हुआ था और फिर वो डक्ट के माध्यम से आगे बढ़ता चला गया था। ठीक उसी से मिलती जुलती संरचना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन के केस में जो फीमेल है उसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और बेबी को कैसे मतलब लैक्टेशन कराया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा बाहर की ओर एक स्थित इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आइए इसके हम पहले आउटलाइन को देखते हैं और हम जानते हैं कि यह जो ब्रेस्ट है, जिसे हम स्तन कहते हैं, ये हमारे थोरेसिक रीजन में, यानी जिसको हम एक तरह से कहें कि पेक्टोरल मेजर से यहाँ पे आप देखेंगे कि जुड़ जाती है। अब इस पेक्टोरल मेजर से जुड़ जाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे हम जानते हैं कि फीमेल के केस में 2 ब्रेस्ट पाए जाते हैं, 2 स्तन पाए जाते हैं। और वो दोनों ब्रेस्ट में, अब प्रत्येक ब्रेस्ट में जिस तरह से 2 टेस्टिस हमने देखा था और एक टेस्टिस के अंदर हमने देखा था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 थे, तो ठीक उसी से मिलता जुलता यहाँ भी है। एक ब्रेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि जिसको हम मैमेलरी लोब्यूल कहते हैं। जिस तरह से वहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात हुई थी तो वहाँ 250 हमने देखा था। इसमें क्या होता है, एक स्तन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर 15 से लेकर के 20 जो है मैमेलरी लोब्यूल पाए जाते हैं। वहाँ टेस्टिकुलर लोब्यूल था या मैमेलरी लोब्यूल है, बस इतना ध्यान रखना। तो आप इसी मैमेलरी लोब्यूल के अंदर जब हम फिर अंदर की तरफ आते हैं तो हम देखते क्या है, ये हमारा हम 2 ही लोब्यूल यहाँ ले रहे हैं, 15 से 20 पाए जाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक लोब्यूल हमने यहाँ बना दिया, सपोज कर लीजिए एक लोब्यूल हम यहाँ, वहाँ पे हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था, यहाँ पे जो है चूंकि मैमेलरी लोब्यूल है, एक लोब्यूल मान ली सपोज कर लीजिए यहाँ हमने बना दिया, एक लोब्यूल यहाँ बना दिया। आप सपोज कर लो 2 लोब्यूल हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक स्तन के अंदर जो है, एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से लेकर के 20 लोब्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम मैमेलरी लोब्यूल कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इस मैमेलरी लोब्यूल के अंदर इस तरह से देखिए, जिसे अंगूर का गुच्छा होता है, ये अंगूर क्या करते हैं, आपस में इस तरह से गुच्छे बना लेते हैं। तो इस तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह से जो है ये संरचनाएं पाई जाती हैं। वहाँ हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा था और फिर देखा था उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए गए थे। ठीक इस तरह से मिलता जुलता देखिए, ये जो गुच्छे जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसको हम कहते हैं एल्वियोलस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैमेलरी लोब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, एल्वियोलस। और इन्हीं एल्वियोलस के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं एल्वियोलस के अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और जब ये मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा तो यहाँ से वहाँ, जैसे आपने देखा था कि डक्ट निकली थी, रेटा टेस्टिस निकला था, है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसी तरह से यहाँ देखिए डक्ट यहाँ निकल रही है। प्रत्येक जो एल्वियोलस है इससे एक डक्ट निकलती है और ये डक्ट आपस में जुड़ करके इस तरह से मिल करके एक आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस डक्ट को हम कहते हैं मैमेलरी डक्ट कहते हैं। ठीक,
अब ये मेमोरी डक्ट जो है आगे की तरफ बढ़ती है और एक स्वेलन पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फूल जाती है, इस स्वेलन पार्ट हो जाता है। इस स्वेलन पार्ट से निकलते इस स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला या मेमोरी एम्पुला। वहां भी एम्पुला हम लोग देखें तो फूला हुआ भाग, तो मेमोरी एम्पुला है, यानी इस डक्ट के माध्यम से दुग्ध जो है यहीं पे आ जाता है इस मेमोरी एम्पुला में। अब मेमोरी एम्पुरा या इसको हम एक तरह से कहें कि लैक्टिफेरस साइनस के नाम से भी जानते हैं, तो लैक्टिफेरस साइनस भी इसको कहते हैं, मेमोरी एम्पुला है। इसके अंदर टेम्पोरली जो है दूध जो है, मिल्क जो है आकर के स्टोर रहता है जब तक बेबी इसको फीड नहीं करता है। ये भी आप समझ गए। अब ये क्या करती हैं, अब आगे चल करके यहाँ से इसको भी देखिए, यही काम यहाँ भी होता है। ये है हमारे मेमोरी लेब्यूल, एक मेमोरी लेब्यूल यहाँ भी है और इसके अंदर हम देख रहे हैं एल्व्यूलस है, ठीक है। और ये हमारी डक्ट है, मेमोरी डक्ट है। ये डक्ट आगे चल करके एम्पुला में बनी एम्पुला, और ये आकर के आगे खुल जाती है। और प्रत्येक डक्ट आप देखेंगे, ये मेमोरी डक्ट जो है प्रत्येक एक अलग अलग बाहर खुलती है। तो जैसे 10 से 15 आप देख रहे हैं कि ये जितनी एल्व्यूलस डक्ट है ये सब आकर के एक मिलकर के यहाँ खुल जाती हैं। तो ये लास्ट में जो खुलती हैं इसको हम कहते हैं निपल। क्या कहते हैं भाई? निपल। और इस निपल के बाहर भी आप देखेंगे कि कुछ डार्क संरचनाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसको डार्क पिगमेंटेड पोर्शन होता है। इसमें ये सिबेसियस ग्लैंड होती हैं जिसको हम एल्विला कहते हैं। ये फीमेल के केस में विकसित हो जाता है, मेल के केस में मतलब रूडिमेंट्री हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एम्पुला के बाद जो ये डक्ट आप देख रहे हैं, जहाँ से एम्पुला के आगे लाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक जनरल सी संरचना है एक ब्रेस्ट की। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दुग्ध जो मिल्क बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक इसका प्रवाह हो रहा है, पाथवे क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, वहीं से मान लीजिए ग्लैंडुलर टिश्यू है, यहीं से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हमारी क्या आती है? मेमोरी लोब आते हैं। तो एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से लेकर के 20 मेमोरी लोब आते हैं। और इस मेमोरी लोब के बाद हम देखते हैं कि यही इसके अंदर होते हैं स्थित मेमोरी एल्व्यूलाई होते हैं। और इसी के अंदर मेमोरी एल्व्यूलाई के अंदर ही जो है सिक्रीशन ऑफ मिल्क होता है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये मिल्क जब यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये डक्ट जो निकली हुई है इसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट है। फिर मेमोरी डक्ट से आप देख रहे हैं कि ये फूले हुए भाग में आती है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, या लैक्टिफेरस जो है, लैक्टिफेरस एम्पुला इसको कहा जाता है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि लैक्टिफेरस डक्ट में आती है और ये निपुल, और निपुल से जो है बेबी इसको चूस लेता है। तो ये है हमारा एक जनरल पाथवे ऑफ मिल्क। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन क्या है। जिस तरह से हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर से यानी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकला था और उसने जो है कंट्रोल किया था हाइपोथैलेमस से निकलने वाला, फिर पिट्यूटरी के अग्र पोर्शन से निकलने वाला LH और FSH जो हार्मोन थे, वो किस तरह से हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण हुआ था, और उन सबों ने कैसे जो है टेस्टोस्टेरोन को बनने को चेकअप किया था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल को मेल के केस में देखा था। तो इसी तरह से फीमेल के केस में, यानी दुग्ध का जो उत्पादन होना है वो क्या मनमाने ढंग से होगा, जब चाहे तब होगा, या उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अपने आप होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी हार्मोनल कंट्रोल के अंतर्गत जो है गवर्न की जाती हैं। तो हम जानते हैं कि जब एक फीमेल जो है पॉवर्टी को यानी यौनावस्था को पहुंचती है तो उसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। उस हार्मोनल कंट्रोल के आधार पर ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। हम जानते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल जो है, हार्मोनल कंट्रोल ग्लैंड्स होती हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होना है, फॉर्मेशन होना है,
तो ये किन किन सिस्टमों के तहत शुरू होता है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने सुन रखा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन होते हैं। 2 तरह के हार्मोन फीमेल के अंतर्गत निकलते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मतलब होता है कि जैसे जो दूध बन रहा है, तो दूध के बनने के बाद आप जानते हैं कि डक्ट बनती है, इस डक्ट के माध्यम से ही जो है उस दूध को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो ये डक्ट का निर्माण होना भी तो चाहिए भाई किसी के माध्यम से, तो डक्ट का निर्माण जो है किसके इन्फ्लुएंस में होता है, एस्ट्रोजन के निर्माण में, यानी शुरुआती है, बिगिनिंग है। तो आप याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो है जब एक्टिव होती है तो ये डक्ट का निर्माण होता है, ये डक्ट बनती है। उसके बाद से हम जानते हैं कि डक्ट के बाद आप जानते हो कि ये जो है मिल्क सिक्रेटरी सेल बनती है, यही तो सेल बनती है भाई, एल्विलाई बनती है। तो इस एल्विलाई का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये एल्विलाई का डेवलपमेंट जो है ये इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में होता है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक बात और देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस स्टेज में भी आप देखते हैं कि ब्रेस्ट की शेप साइज वगैरह बढ़ जाती है। तो शेप साइज बढ़ने में भी बहुत ध्यान रखिएगा। जो फैटी टिश्यू की हमने बात किया था, एक बात और आपको याद दिलाता चलूँ कि वो फैटी जो टिश्यू होते हैं वो वो फैट का डिपोजिशन जो है उसके शेप को डिसाइड करता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप जानते हैं कि फैटी टिश्यू जो है ढीले पड़ जाते हैं, इसीलिए जब एज बढ़ती है तो इनका शेप साइज वो भी डिक्रीज करने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है इनके एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये डक्ट सिस्टम का निर्माण होना है, और ये सिक्रेटरी जो प्रोडक्ट है इनका निर्माण जो है प्रोजेस्टेरॉन के नियंत्रण में होना है। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के स्टेज में जब प्रेगनेंसी आती है तो उस समय प्रेगनेंसी में एक आप जानते हैं कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसमें अंदर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन नाम का हार्मोन निकलता है, वह भी जो है इसके डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ये रहा हार्मोनल कंट्रोल। अब हम आते हैं मिल्क के बारे में, देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क कैसे फार्म होता है, क्या अपने आप फार्म होता है, क्या इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल है? तो इसके ऊपर भी कंट्रोल है। हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारी क्या है भाई, थैलमस है, ठीक है। थैलमस में हम लोगों ने देखा था कि थैलमस से रिलेटेड यहाँ पे पिट्यूटरी यहाँ पे पाई गई थी। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से हम लोगों ने मेल के केस में क्या देखा था भाई, कि वहां देखा था कि LH और FSH, ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये निकले थे, और ये मेल के केस की बात थी भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि फीमेल के केस में क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर ये हमारा है भाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर इससे जो GNHR जानते ही हो निकलता है, तो इसके अंदर जब यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है तो एंटीरियर पोर्शन से फीमेल के देखें, ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द जो पिट्यूटरी है हमारी, इस पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से, एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एंटीरियर पार्ट जिसको हम यानी मिल्क का जो फॉर्मेशन है, आप जानते हो कि इसी पोर्शन से होना है मिल्क का फॉर्मेशन, यानी एल्विलाई से होना है। तो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो दूध के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है। अब देखें जब ये दूध का उत्पादन हो गया तो क्या ये दूध का उत्पादन हो गया तो इसको बाहर भी तो निकलना है भाई, तो बाहर निकलने वाली चीज को कौन प्रेरित करता है? तो आप देखेंगे कि बाहर निकलने के लिए इसी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। इस थैलेमस से क्या निकलेगा भाई, हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जो इस दूध को
बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जब आता है तो यहां से निकल के आप जानते हैं कि ये जो पिट्यूटरी का पश्च पोर्शन है, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके इन्फ्लुएंस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब इन्फ्लुएंस हो जाती है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है और विवश करती है कि दूध जो है बाहर निकले, यानी मिल्क इजैकुलेशन को ये प्रेरित करती है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्सटर्नल जेनेटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।